Okay, so hello guys, and now this is the second part of this chapter, the making of scientist. तो लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो लड़का था साइंटिस्ट जो बनने वाला था एब्राइट, उसको लग रहा था कि जो स्पॉट्स है वो ऑर्नामेंटल है। सॉरी, उसको नहीं लग रहा था, कि सबको लग रहा था कि ऑर्नामेंटल है, बट सिर्फ वो था जिसको ऐसे लग रहा था नहीं ये दिखावटी नहीं है, ये ऑर्नामेंटल नहीं है। तब उसने क्या किया, टू फाइंड द आंसर एब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। अब क्या हुआ था कि जब वो लोग 1 मिनट, यस, हाँ, तो उसका आंसर फाइंड करने के लिए जो एब्राइट था उसने एक अपने साथ दूसरा साइंस स्टूडेंट लिया था। किसके क्यों लिया था, उनको एक डिवाइस बनाना था जिसमें ये शो होता है कि जो स्पॉट्स है वो क्या मोनार्च बटरफ्लाई से वो क्या करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि जो बटरफ्लाई है उसका डेवलपमेंट होता है। किससे? उस हार्मोन से उस बटरफ्लाई का डेवलपमेंट होता है। दिस प्रोजेक्ट won a bright first place in the country fair and entry into the international science and engineering fair। अब ये जो प्रोजेक्ट उसने बनाया था अपने फ्रेंड के साथ मिलकर, वो उस प्रोजेक्ट को कहाँ एंट्री मिली, इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जियोलॉजी, उसको वहाँ थर्ड प्लेस मिला जियोलॉजी में। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोनोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। अब देखो जैसे जैसे उसके अचीवमेंट्स बढ़ते गए और जैसे जैसे और वो ऊंचाइयों तक पहुंचता गया, वैसे वैसे उसको और अच्छी लेबोरेटरीज़ में जाने का मौका मिला और इंस्टीट्यूट्स में जाने का मौका मिला। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्च प्यूपा। हाई स्कूल में जब वो गया तो रिचर्ड जो एब्राइट था उसको और एडवांस और टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करने को मिले। किसके ऊपर? मोनार्च प्यूपा, मतलब butterfly, species of butterfly. That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer। और तभी उसका प्रोजेक्ट जो था उस ईयर वाला हाई जूनियर स्कूल वाला, तब उसने फर्स्ट प्लेस लिया था उसमें। और कहाँ पर? इंटरनेशनल साइंस फेयर में। और उसको एक अनदर चांस मिला टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी समर्स के टाइम पर। अब और अच्छी लेबोरेटरी में गया वो। फिर अभी हाई स्कूल जूनियर की बात हुई, अब सीनियर ईयर में he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scale only if they were fed the hormone from the gold। अब क्या हुआ था, जब वो गया सीनियर ईयर में तब उसने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट। उसने जो मोनार्च बटरफ्लाई का जो विंग था उसमें से उसने सेल निकाला, विंग में से सेल निकाला इन अ कल्चर वे, मतलब कल्चर मतलब होता है आर्टिफिशियली। उसने आर्टिफिशियली सेल की खोज की फ्रॉम द विंग्स एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई। और यही दिखाया कि विंग्स में से जो सेल निकला है वो भी सेम वैसा ही है जैसे पहला होता है। सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, सेल्स वैसे ही डेवलप होंगे और वैसे ही नॉर्मल बटरफ्लाई होगी। Wings sail only if they were fed the hormone from the gold spots। That project won first place for zoology at the international fair। He spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory at the laboratory of the US Department of Agriculture। अब इसमें यही बताया गया है कि पहले उसको यहाँ जाने का मौका मिला, अब जब वो फर्स्ट, पहले सेकंड आया, अब वो फर्स्ट आने लगा, मतलब टॉकिंग अबाउट हिज अचीवमेंट्स। The following summer, after his freshman year at Harvard University, Albright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work of the hormone from the gold leaves। अब समर्स में जब वो एक और यूनिवर्सिटी गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें भी उस यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी उसने लेबोरेटरी में जो काम किया वो किसके ऊपर था? हार्मोन्स के ऊपर था। वो जो गोल्ड स्पॉट जो वो पहले एक्सपेरिमेंट्स करा था उसके ऊपर ही वो और करना चाहता था। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल
अब जैसे जैसे वो अच्छी अच्छी लेबोरेटरीज़ में गया, उसको और डेवलप्ड और टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई दिए, तो उस लेबोरेटरी में उसको बहुत सोफिस्टिकेट मतलब डेवलप इंस्ट्रूमेंट्स मिले, जिससे कि वो अच्छे से हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर पा रहा था. A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. अब आफ्टर 1.5 year later, जब वो जूनियर ईयर में था, उसको एक आइडिया मिला अबाउट द न्यू theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a. अब उसको ये आइडिया कब मिला? जब वो फोटोज़ देख रहा था एक्सरे वाली, किसकी? केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन के जब वो केमिकल स्ट्रक्चर की फ़ोटोज़ देख रहा था, जब वो उसको आइडिया मिला. When he saw those photos, Ebright didn't shout यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट. अब जब वो फ़ोटोज़ देखा, तो जो वो इतने सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो एकदम से उसको मिला, तो वो शाउट नहीं करा, बट ही वॉज एस्टॉनिश्ड बाय दैट, मतलब बहुत सरप्राइज हुआ वो और चिल्लाने लगा यूरेका, मुझे ये मिल गया. बट ही डिलीवर्ड दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स. अ फोटोज गिव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल्स, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. अब जो इतने सालों से वो ढूंढना चाह रहा था, वो उसको मिल गया, और उसकी एक जूलॉजी का पजल भी सॉल्व हो गया था इन फोटोज़ को देखने के बाद, कि कैसे सेल जो होती है वो रीड कर पाती है ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए. अभी क्या होता है, डीएनए इज़ अ सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी. अब डीएनए एक सब्सटेंस होता है किसके अंदर? अपनी सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस ऑफ सेल्स के अंदर, जो कंट्रोल करता है हेरिडिटी. हेरिडिटी मतलब जो कैरेक्टर्स, जो पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स बाय जनरेशन टू जनरेशन होता है, वो कंट्रोल करता है डीएनए. इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. द डीएनए इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. हैंस द डीएनए क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है लाइफ का, मतलब एक कॉपी होता है लाइफ का. Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. अब उसके जो कॉलेज रूममेट था और वो था, उन्होंने पूरी रात वर्क किया किसके ऊपर? उन्होंने बहुत प्लास्टिक की कंस्ट्रक्ट किए, प्लास्टिक के मॉडल्स और पिक्चर्स बनाई. किसकी बनाई? कुछ मॉलिक्यूल्स की बनाई, कि ये कैसे एक्सपेरिमेंट हमने किया. टुगेदर उन्होंने फिर क्या लिखा? एक लेटर लिखा, एक पेपर पे कुछ लिखा, जो उस पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा था. सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510. सरप्राइजिंग नो वन. अब सरप्राइजिंगली क्या हुआ, जब वो फर्स्ट आया था तो किसी को भी कोई इतना अचंभित नहीं था, क्योंकि सबको पता था हाँ ये बहुत बढ़िया इंसान है, तो अच्छा ही करेगा वो ऑब्वियसली. तो रिचर्ड एब्राइट ने जब ग्रेजुएट किया फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट, मतलब सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे वो रहा. सेकंड इन हिज क्लास ऑफ, मतलब सेकंड आया था वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में. इन द क्लास ऑफ, मतलब उसके क्लास में जो स्टूडेंट्स है 1510 थे, उसमें से वो सेकंड पोजीशन में आया था. एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो कहाँ गया बाद में? ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बनने के लिए वो कहाँ गया? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में गया. और उसके बाद उसने बिगिन कर दिया एक्सपेरिमेंट्स करना उसकी थ्योरी के ऊपर. इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ. और वो सोच रहा है कि अगर मेरी थ्योरी अब करेक्ट प्रूव हुई, तो उसको वो एक बड़ा स्टेप और ले लेगा, मतलब उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होगा ये इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ लाइफ में. इट माइट ऑल्सो लेड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस. और अगर ये थ्योरी अच्छी तरह से सही प्रूव हो गई, तो एक न्यू आइडिया भी हो जाएगा कैंसर की जो बीमारी होती है और अदर टाइप्स की जो बीमारी होती है उसको मिटाने में. ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. अब ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? उसकी क्यूरियोसिटी के कारण. अगर अपन को किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा ही नहीं होगी, तो हम उस चीज़ को नहीं कर सकते. हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑन ए मोनार्ड्स प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. अब उसने जो
स्पॉट्स जानने की उसने इच्छा रखी थी कि ये गोल्ड स्पॉट्स क्यों होते हैं, तो उसी के कारण आज वो ये थ्योरी प्रूव कर पाया किसके बारे में, सेल लाइफ के बारे में। रिचर्ड एब्राइट हैड बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। वो जो रिचर्ड एब्राइट था वो कब से इंटरेस्टेड हुआ इन सब चीज़ों में, जब से वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करने लगा था, बट नो नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। और जब उसके पास कुछ टाइम नहीं था और उसको कुछ अच्छा और कोई इंटरेस्ट नहीं था। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन्स। और इसमें बताया है कि और क्या क्या रहा है। जो एब्राइट है वो डिबेटर रहा है, जो डिबेट करता है, पब्लिक स्पीकर रहा है सबके बीच में, एंड ए गुड कैनोइस्ट। कैनोइस्ट मतलब होता है जो बोट राइड, जो बोट होती है वो राइड करता है, बोट राइडर कह सकते हैं अपन। एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, मतलब और भी बहुत चीज़ों में वो माहिर रहा है। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। और बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी रहा है, पर्टिकुलर किस चीज़ में, नेचर में और साइंटिफिक एग्जिबिट्स। मतलब इतनी सारी चीज़ें, मल्टी टैलेंटेड था मतलब वो तो। In high school, Richard Ebright was a straight A student. Because learning was easy, he turned a lot of his energy towards debating and model United Nation clubs. और जो एब्राइट था वो एक स्ट्रेट ए स्टूडेंट, मतलब बहुत इंटेलिजेंट टाइप का और ऐसा स्टूडेंट था। स्ट्रेट ए स्टूडेंट मतलब हमेशा अच्छी ग्रेड्स वाला, ए जैसे होती है ना ग्रेड्स ए प्लस, वैसे ए स्टूडेंट था वो। और उसके लिए लर्निंग कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं थी, डिफ़िकल्ट नहीं थी, ईजी लेता था वो सब कुछ। और ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। उसने अपनी एनर्जी और किस में लगाई थी, डिबेटिंग में और ये मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स में। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर। उसको एक और उसने एक पर्सन ढूंढा अपनी लाइफ में जिसको वो एडमायर कर सकता है, मतलब जिसकी तारीफ़ वो कर सकता है। वो कौन था? रिचर्ड ए वेरियर, हिज सोशल स्टडीज़ टीचर एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स। उसका एक सोशल स्टडीज़ का टीचर था जिसका नाम रिचर्ड ए वेरियर था। वो बहुत एडमायर करता था उनको। क्यों? मिस्टर वेरियर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। वो कहता है मेरे लिए जो उसके टीचर है वो एक परफेक्ट पर्सन। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़। उन्होंने मेरा दिमाग खोला है अलग अलग आइडियाज़ से, वो कहता है। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरियर सेड। वो कहते हैं उसके जो टीचर है कि वो हर चीज़ में अपना एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाता था, मतलब बहुत इंटरेस्ट दिखाता था। वॉट प्लीज्ड मी वॉज हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट ड्यूरिंग doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest। अब कई बच्चे होते हैं ना जो मतलब कामचोर बहुत होते हैं कि हम इस फील्ड में हैं तो हम उस फील्ड का अब काम नहीं कर रहे क्योंकि हम इस फील्ड में बिजी थे। बट वो क्या था, जो वो बटरफ्लाइज का रिसर्च करता था उसके अलावा भी रात को घंटों जागकर वो डिबेट की रिसर्च करता था। तो ये बात जो उसके टीचर थे उनको बहुत अच्छी लगी और इसलिए वो उसको मोटिवेट और सपोर्ट करते थे। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव। रिचर्ड्स बहुत कॉम्पिटिटिव इंसान था। मिस्टर वेरियर कंटिन्यूड, वो कहते जाते हैं बट नॉट इन अ बैड सेंस, बैड सेंस में नहीं था। फिर कैसे था देखते हैं। ही एक्सप्लेन्ड रिचर्ड्स वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज, रेदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड फॉर द राइट रीजन्स। ही वॉन्टेड टू बी द बेस्ट। अब वो कहते हैं कि रिचर्ड एक कॉम्पिटिटिव इंसान था, बैड सेंस में नहीं था, मतलब कॉम्पिटिटिव मतलब वो किसी को हराना नहीं चाहता था। वो ये चाहता था वो जो भी बेस्ट कर रहा है, वो जो भी कर रहा है वो उसमें बेस्ट हो, मतलब बहुत अच्छा करे और वो बेस्ट जॉब उसमें करे। जीतना या हारना उसके लिए मैटर नहीं करता था। वो करता था जो भी मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट करो फॉर द राइट। हाँ ये सही बात है कि वो एवरीवन वांट टू डू देयर बेस्ट इन देयर ओन फील्ड, तो वो भी यही चाहता था, वो जीतना या हारना नहीं चाहता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और यही एक दो चीज़ें हैं जो कि एक व्यक्ति को साइंटिस्ट बनने के लिए पुरोहित करती है। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स। और स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, एक खुले दिमाग वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऐड क्यूरियोसिटी, उसमें क्यूरियोसिटी का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब हर चीज़ को उसके जानने की इच्छा होनी, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो ये सब क्यूरियोसिटी होनी चाहिए।
एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स। और उसके पास ये विल मतलब उसके पास इच्छा होनी चाहिए, ये एम होना चाहिए उसका कि वो जब जीते तो एक राइट रीज़न के लिए जीते, नॉट इन अ बैड सेंस। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटी, और एब्राइट के पास ये तीनों क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और उसी एक बुक ने जो उसके मदर ने उसको गिफ्ट की थी, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, उसी बुक से लेकर उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और उसी की वजह से उस बुक ने ही उसका साइंस का जो वर्ल्ड था उसके दिमाग में वो खोला था। और रिचर्ड एब्राइट ने कभी उसकी जो साइंटिफिक मतलब साइंस के बारे में जो क्यूरियोसिटी थी वो कभी उसने नहीं छोड़ी थी। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। और इस एज में मतलब जो हम टीनेजर, उसमें टीनेजर्स को बहुत अच्छा लगना चाहिए ये चैप्टर, और बहुत मोटिवेटिंग चैप्टर है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया। वैसे तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट आते हैं तो थोड़े समझने वाले क्वेश्चंस आते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा फॉर फ्यूचर ऑल्सो। बट ज़रूर एक बार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और बहुत मोटिवेट भी करेगा आपको, बहुत चीज़ें सिखाएगा भी। ठीक है, ओके, बाय बाय।